हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग पे देना मैम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी के आए हुए क्वेश्चनों को देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारे स्कोर में क्या होगा, हमारे स्कोर बढ़ जाएंगे। क्योंकि पास तो हो जाते हैं मगर स्कोर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आए हुए क्वेश्चनों को देखना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने साइकोलॉजी के सिद्धांतों के ऊपर क्वेश्चन लाई हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी के सिद्धांत, साइकोलॉजी में अगर नंबर अच्छे करने हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनसे क्या होगा कि हमारे स्कोर बढ़ जाएगा। और सिद्धांत अगर देखें तो अगर सिद्धांतों को हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो हम उसके क्वेश्चनों से ही उन सिद्धांतों को समझ भी सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे किस सिद्धांत से, तो जब आए हुए क्वेश्चनों को कर लेंगे तो लगभग सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी के सिद्धांतों पर आज क्वेश्चनों की श्रृंखला को। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के अनुसार इस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहलवर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं जिसपे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप वीडियो पे जाएंगे, चैनल पे वीडियोस पे जाना, उस पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। यानी चैनल को खोलना और जैसे ही चैनल पे आप वीडियोस पे जाओगे तो क्या होगा कि आपको कोहलवर्ग के सिद्धांत के ऊपर वीडियोस मिल जाएगी। नहीं तो मैं क्या करूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के साथ ही। कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कौन सी अवस्था है जिनमें जो नैतिकता है जिसको बाहरी कारक निर्धारित करते हैं। यानी उसके अंदर नहीं होती, बाहर से आती है। तो वो है आपका पारंपरिक अवस्था। क्योंकि मैंने जो कराया था उसमें कहा था कि इसमें क्या अहम है, इसका जो पासवर्ड है वो है नैतिक दुविधा। यानी हमेशा बच्चे को क्या रहता है कि मैं ये करूं या वो करूं। जैसे एक ही दिन में क्या हो, 2 एग्जाम हो आपके और दोनों में ही आपकी पकड़ अच्छी हो, तो आप क्या होगी, वहाँ पे आपको दुविधा हो जाएगी कि मैं सी टेट दूँ या यूपी टेट दूँ। तो ये क्या होगी, इसी तरह बच्चे को जब भी कोई डिसीजन लेता है जो नैतिकता से जुड़ा हो, वहाँ पे क्या हो जाती है, उसे नैतिक दुविधा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हम देखते हैं कोहलवर्ग ने 3 स्टेज दी हैं। उनकी जो पहली स्टेज है उसकी आयु उन्होंने रखी थी आपकी 4 से 10 वर्ष। दूसरी जो स्टेज थी उसकी आयु थी 10 से 13 और 13 से एबव थी इसकी थर्ड वाली स्टेज की। क्योंकि हो सकता है यूपी टेट में डायरेक्ट स्टेज पूछ ली जाए या अवस्था की आयु पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक हैं। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है जो संज्ञानात्मक विकास है। पियाजे ने भी 4 अवस्थाएं दी हैं बच्चे की। आपको पता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चारों के चारों, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उनकी थ्योरी से बनता ही है। तो आपको पता है द्वितीय अवस्था है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे राइट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रिय की अवस्था। क्योंकि ये ही अवस्था उनकी क्या है, द्वितीय अवस्था है। पहली अवस्था ये है आपकी इंद्रिय अवस्था, ये इसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर्स को बोलते हैं। आपकी चौथी अवस्था ये है, जबकि तीसरी अवस्था आपकी ये है और दूसरी अवस्था आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पूर्व सक्रिय की अवस्था। देख लेते हैं इसको, संवेदी गामक अवस्था, जिसको उन्होंने क्या रखा था ऊपर, ज्ञान इंद्रिय। तो हमें यहाँ पे सेंसरी बस याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड याद कर लो। क्योंकि हिंदी में तो क्या होता है, एक एक अवस्थाओं के कई नाम मिल जाएंगे। सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉग्नि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आपकी हो जाएगी 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हो जाएगी 11 से 15। तो ये क्या है, इनकी स्टेज हैं जिन्हें क्या है, जीन पियाजे ने दिया है कि इस स्टेज पे बच्चा ये कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस पर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और दोनों ही वीडियोस में मैंने क्या करा है, आपको
साइकोलॉजी के सिद्धांत पर ही क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लिंक में जाकर या फिर चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास का मूर्त सक्रिय अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? जो मानव है उसका क्या है? विकास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त आपकी क्या होती है कि जिस चीज का कॉन्सेप्ट है हम क्या करते हैं उसी को जान पाए, तो ये होती है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो आपको किसको शामिल करा गया है इसमें? तो लगभग 7 से 11 वर्ष को, क्योंकि इस आयु का बच्चा क्या करता है, मूर्त चीजें दिखाओ तो उसके बारे में बता देता है, जबकि 11 से अबव का अमूर्त चिंतन के बारे में बता सकता है, यानी जो ना दिखाया जाए तो भी वो बता सकता है। प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? तो प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? वो है हमारा राइट आंसर बी, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। तभी तो इन्होंने बालक को क्या माना है? नन्हा वैज्ञानिक। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? प्याजे की अवस्था से ही जुड़ा है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये सब बच्चा कर लेता है, वो किस अवस्था में है? तो आपका स्थूल प्रक्रिया। राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा ए। प्याजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण स्थूल प्रक्रिया अवस्था यानी मूर्त सक्रिय अवस्था में होता है। यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था का बालक की योग्यता हासिल कर लेता है, विचारों की क्या करता है, विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता और पूर्ण अंश संप्रत्यों का उपयोग भी कर लेता है। यानी इतनी चीजें उसको आ जाती हैं जब वो 7 से 11 का होता है। तो वही वहां पे पूछा गया था कि मूर्त सक्रिय अवस्था, तो वही है कि लगभग 7 से 11 वर्ष, यानी इनकी तीसरी स्टेज, जिसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? यानी बच्चों के बारे में कथन कहे गए हैं और कह रहा है वाइगोस्की किससे सहमत होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर क्रियाओं के मध्य में सीखते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, बच्चे क्या करते हैं, समवयस्कों वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोस्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। जो वाइगोस्की हैं तथा प्याजे हैं उनके परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, तो वो हमारी क्या, इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। जो भाषा है और चिंतन है उनके बारे में उनके दृष्टिकोण, यही उनकी दोनों की क्या है, एक विभिन्नता है, क्योंकि दोनों के ही चिंतन अलग जाते हैं भाषा एवं चिंतन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? जो कॉलवर्ग हैं उनके जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख आलोचना, कॉलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो जो कॉलवर्ग थे, जब मैंने उसको कराया है वीडियो में तब आपको बताया कि सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना यही है कि ये क्या था, पुरुषों पर था, यानी बच्चों पे, लड़कों पे किया गया था, जबकि लड़कियों को इसमें कोई शामिल नहीं किया गया। कॉलवर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, क्योंकि क्या करा उन्होंने, केवल एक ही पक्षों को लेकर अपना नैतिक सिद्धांत दे दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से में सार प्रस्तुत करता है? यानी कथन दिए गए तो वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित जो विकास तथा अधिगम है उसके बीच के संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास की प्रक्रिया है
वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास जो आपके प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वही आपका जेडपीडी आ गया। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो राइट आंसर रहेगा सी आपका इसमें, क्योंकि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। मैंने बताया था कि आप खुद के प्रयासों से क्या करें, यूपी टेट में 60% बना लें। आपने क्या करा, किसी कोचिंग का सहारा लिया या किसी यूट्यूब का सहारा लेकर क्या करा, अध्ययन किया और 70% आ गए, आपके 80% आ गए। तो जो 60 और 80 के बीच की जो दूरी है, यानी जो 60 है और आपका जो 80 है, इसके बीच की ही दूरी क्या है, जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, यानी जो पियाजे महोदय कह रहे हैं कि वो किसके द्वारा सीखते हैं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा अनुकूलन की प्रक्रिया, यानी बच्चे क्या करते हैं बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। याद रखना, पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चे क्या है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है, यानी जो बच्चे उन्होंने कहा है कि असमर्थ होते हैं सक्रियात्मक बच्चे, तो उन्होंने पूछा कि वो किसको इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि सीटेट में दिखते क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, पर उनका अगर आपको समझ में आए तो वो आंसर बहुत जल्दी निकलते हैं। विचार की अनुत्क्रमणीयता, यानी पलट ना सके, यानी वो पलट नहीं पाते विचारों को। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, यानी व्यक्ति के क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी और ये सभी करते हैं मगर एक नहीं करता है व्यक्ति के संज्ञानात्मक प्रभाव को, तो वो है हमारा भाषा, यानी ये नहीं करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि बच्चे को ये क्या करती है, प्रभावित नहीं करती। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, यानी प्रचलित कोई योजना चल रही है और उसमें हम क्या करें, कुछ अपना नया ऐड कर दें, यानी उसमें कुछ इनोवेशन कर दें पुरानी चीज में, तो उसको क्या जाना जाता है, आत्मसातकरण, यानी कहीं कहीं पे आत्मसातीकरण भी मिलता है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड कर लेना आत्मसातकरण है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत स्थापित करना ही क्या है, आत्मसातकरण। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, यानी व्यक्तिगत जो उनका बोलना है उसकी संकल्पना क्या है, तो वह है इसका राइट आंसर बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों का निर्देशन के लिए, यानी बच्चे क्या करते हैं, इस तरह देखिए से स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी उनके जो अपने कार्य हैं उसके निर्देशन के लिए ही वो भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी ऐसे कारक बताने हैं जिसकी क्या हो, भूमिका महत्वपूर्ण हो विकास को प्रभावित करने में।
तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, क्योंकि बात हो रही है भौतिक जगत की, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों में सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डॉट डॉट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। यानी वो अपने अनुसार क्या करेंगे, उस स्थिति का अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकेंगे। तो वो है आपका राइट आंसर जो इसमें रहेगा वो है हमारा बी, आत्मसात। यानी स्थिति तो घट गई मगर उसके बारे में वो अपनी क्या करेंगे, नवीन विचार देंगे, यानी वो अपनी सोच भी बताएंगे। तो वो क्या हो गया, आत्मसातीकरण का ही एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है कि अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे कि इसमें क्या कर रहा है, वो पुराने तथ्यों से नए तथ्यों को जोड़कर चल रहा है। उससे क्या था कि उसकी क्या था, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। नेक्स्ट देखिए, वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद में सभी विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों का आत्मसात करते हैं और फिर उन्हें अपने तरीके से अपने परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। तभी तो कॉलेजों में क्या होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता रखाई जाती है, यानी एक ही टॉपिक पर कुछ नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव बोलने वाले होते हैं, कुछ उसके पॉजिटिव होते हैं। सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने खाने डॉट डॉट कर लिया है, यानी उसने दाल चावल खाना सीख लिया है और उन्हें संभालना सीख लिया। तो ये क्या है, अनुकूलित, यानी अनुकूलन कर लिया है उसने। हाँ, यानी तालमेल बैठाना ही अनुकूलन का ही एक पार्ट है। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। यानी बच्चों को क्या करना है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये किससे संबंधित है, तो वो हमारे लीव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की ने कहा है कि उन्हें प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। यानी आप एक शिक्षक हैं और कुछ भी हो, शिक्षक हो या शिक्षिका, आप रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं कि आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं और निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। तो यानी आपसे जुड़ने वाले जो लोग होंगे वो किस स्तर पर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, देखते हैं कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा, वो है सी, यानी उत्तर पारंपरिक। यानी इसमें कौन सी अवस्था आ गई, हमारी थर्ड अवस्था, उत्तर पारंपरिक। 13 से एव, 13 से ऊपर के एज वाले। निम्नलिखित में से कौन सा कौहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है। जो कौहल वर्ग है उनका जो नैतिक विकास है उसके चरण का लक्षण है। तो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, यही इनके नैतिक विकास के उसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पहले एक्सप्लेन देखिए। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण। वांछनीय व्यवहार के विकास में तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक है तथा व्यक्ति को नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरना पड़ता है। नैतिक विकास की प्रत्येक क्रमिक अवस्था में व्यवहार परिमार्जित होता है। यानी जब जब हम नैतिक विकास की अवस्था से गुजरते हैं तो हमारा व्यवहार में क्या होता है, परिमार्जन होता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। यानी जो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्या होता है, क्षमता का विकास, तो ये किसकी विशेषता है, वो है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की। जो प्याजे की 4 अवस्थाएं उनमें से 4th नंबर वाली जो अवस्था है उसकी ये विशेषता है, क्योंकि ये क्या करती है, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी आपके फॉर्मल एज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि जो प्याजे की चारों स्टेज हैं, हर बार इनकी स्टेजों से हर बार यानी क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये निश्चित तय है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। मैंने कल वीडियो में समझाया था कि मुख्य तर्कणा पूछी जाए तो अब क्या लगाएंगे, नैतिक तर्कणा। मुख्य मुख्य पूछा जाए तो नैतिक तर्कणा है, ना कि नैतिक दुविधा। याद रखना, क्योंकि नैतिक तर्कणा का भाग है नैतिक दुविधा। आप ये मेरे लिए करेंगे और मैं आपके लिए करूंगा, यानी हम सब इसी में ही जी रहे हैं। ये कोहलबर्ग की 3rd स्टेज का ही पार्ट है, जिसमें क्या है कि उसमें एक तरफ गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व रखा गया है और दूसरी तरफ हम लोगों जैसे सामाजिक प्राणियों को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। यानी क्या था उसमें कि हम क्या करते हैं, हम केवल वही कार्य करते हैं जब सामने वाला भी हमारे लिए करता है। यानी हम कोई यहाँ पे परोपकार के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि हम किसके लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, यानी सामाजिक अनुबंधन अवमुखीकरण। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करेंगे और मैं ये आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा के सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत आएगा। इस अवस्था में बालक आत्म कल्याण के साथ साथ परमार्थ की भावना भी जागृत हो उठती है। तो हम यहाँ पे बस आत्म कल्याण देखें, जबकि परमार्थ किसने देखा था, गांधी जी ने। आपका लूथर ने परमार्थ बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने देखा था। हमारा क्या है यहाँ पे, खुद का कल्याण करना। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। तो मानसिक संरचनाएं क्या है, आपकी चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए क्या करा, प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, स्कीमा। क्योंकि जितने भी चिंतन होता है और जितना भी चिंतन बैठता है वो हमारे स्कीमा में ही बैठता है। अवधारणाएं यानी आपका क्या है, अजम्पशन है, स्कीमा ही में ही बैठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये हर बार आता है कि बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आपने देखा है आजकल बच्चे गुनगुनाते ही रहते हैं। मध्य बाल अवस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। तो क्या अधिक है और क्या बजाय है, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी समाजीकृत अहम केंद्रित। जो भाषा है वो समाजीकृत अहम केंद्रित, यानी मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय क्या हो गई है, अहम केंद्रित हो गई है। आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ मिलेंगे।
अगर कोई पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा हो या इस पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तथा सिद्धांतों को अलग-अलग पढ़ने के बाद हम इस तरह के क्वेश्चनों को साथ लेके चलें या खाली सिद्धांतों पर ही वीडियोस बनाते रहें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।